हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सुधांशु एमबीबीएस पर, जहां आज हम फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से आपको मिनिमम 3 क्वेश्चन नीट के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, और ऐसा चैप्टर जो सब लोगों को बहुत हार्ड लगता है, पर मैं दावे के साथ कहता हूं अगले 30 मिनट में ये चैप्टर मैकेनिक्स का तुम्हारा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर बना दूंगा। इस बात की 100% गारंटी है। एक अलग अंदाज से, एक अलग तरीके से और एक यूनिक वे से मैं आपको रोटेशनल मोशन पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर सेंटर ऑफ मास आ गया, टो आ गया, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, रोलिंग मोशन क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बस 30 मिनट का मुझे समय देना। ये समय आपको इस चैप्टर का नाम सुनकर बहुत कम लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड, ये पहला मिनट है, 30वें मिनट तक रोटेशनल मोशन का हर कंसेप्ट, हर फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। इस बात की 100% गारंटी ले रहा हूं। अपने जीवन के ये महत्वपूर्ण 30 मिनट निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखना और पेशेंस बनाए रखना। हो सकता है शुरुआत में चीजें कुछ उल्टी सीधी लगे, बट पेशेंस बनाए रखना, अंतिम समय तक सारी चीजें आपस में कनेक्ट होंगी और एक बेहतरीन कंसेप्ट रोटेशनल मोशन का तुम बना लोगे। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो आई एम सुधांशु, करंटली 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन 2023 में। माय डियर फ्रेंड, मैंने नीट और जेई दोनों ही एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक कर रखा है। और बात करें हम फिजिक्स की तो नीट के एग्जाम में 165 मार्क्स और जेई मेंस के एग्जाम में 99.6 परसेंटाइल स्कोर किया है। और आज तक का मेरा रिकॉर्ड है कि रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन कभी, चाहे नीट का पीवाईक्यू, जेई का पीवाईक्यू, कुछ भी दे दो तुम, कभी मेरा गलत नहीं होता है। और ना मैं कभी इसको रिवाइज करता हूं, क्योंकि वो कंसेप्ट इस तरीके से फिट कर रखे। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। क्या है रोटेशनल मोशन? सबसे पहले समझ लो रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होता है। किसी एक एक्सिस के अराउंड अगर पार्टिकल घूम रहा है गोल गोल, तो उसे हम क्या कहेंगे माय डियर फ्रेंड? रोटेशनल मोशन कहेंगे। अगर मैं कह दूं ये अपनी एक एक्सिस है बीच की, जहां 3 पार्टिकल घूम रहे हैं, एक ए, एक बी, एक सी, ये है अपनी एक्सिस। एक पार्टिकल है ये ए जो ऐसे घूम रहा है, उससे थोड़ा दूर बी ऐसे घूम रहा है, उससे थोड़ा दूर सी ऐसे घूम रहे हैं। 3 पार्टिकल अलग अलग घूम रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट जो हमें समझना होगा कि इन तीनों के लिए हमें क्या समझना होगा, इन तीनों के लिए ओमेगा का क्या रिलेशन होगा। ओमेगा क्या होता है भाई? ओमेगा होता है वी क्या होता है? वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? लीनियर मोशन में वेलोसिटी। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो वो जो एंगुलर वेलोसिटी है तीनों की, वो हमेशा सेम रहेगी। बट लीनियर वेलोसिटी क्या डिपेंड करेगी? तो हमेशा ध्यान रखना, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? लीनियर इक्वल्स टू एंगुलर इनटू आर। आर क्या है? उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे जैसे ये एक्सिस से आर डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, क्या वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी? यस सर, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और ओमेगा सबके लिए सेम है। तो वेलोसिटी का रिलेशन ये होगा, ओमेगा का रिलेशन ये होगा। क्या आपको ये बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, जहां से एक सवाल लिख के ले लो। नीट का कोई ऐसा साल नहीं है जहां से जड़त्व आघूर्ण या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, और इस साल भी पूछा जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं अगले 10 मिनट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको इतना बढ़िया सिखा दूंगा, किसी का भी आ जाए तो हम आराम से निकाल लोगे। ट्रिक से भी सिखा देंगे, याद करना भी सिखा देंगे, याद करने का तरीका भी बता देंगे। सबसे पहले कोई एक एक्सिस है, उसके अराउंड कोई भी एम मास घूम रहा है। ठीक है, आर उस डिस्टेंस है, तो उसका सिंपली कितना होता है? एम आर स्क्वायर। एम क्या है? आर क्या है? एम एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है हमें, और कोई डिस्टेंस नहीं लेनी है। दूसरी चीज, क्वेश्चन में आपको सीधा आर ना देकर क्या दिया जा सकता है कि एक ब्लॉक है जो इस एक्सिस के अराउंड, इस तरीके से देखो भाई, ये आपकी 3 एक्सिस है, एक्स, वाई और जेड। एक ब्लॉक है जो एक्स एक्सिस के अराउंड 3.4 से घूम रहा है, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। सबसे पहले आपको मास तो दे ही रखा होगा, आर निकालना होगा, डिस्टेंस। तो कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको एक्स, वाई, जेड 3 कोऑर्डिनेट दे रखे और अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर देना है, यानी कि 3, 4 और 5 इसके 3 कोऑर्डिनेट दे रखे। और अगर आपको एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस पूछे तो रूट 4 का स्क्वायर प्लस रूट 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर देना, आपका आंसर आपके सामने होगा। उसी प्रकार वाई से पूछे तो एक्स और जेड का स्क्वायर, जेड से पूछे तो एक्स और वाई का स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं, एक से ज्यादा पार्टिकल हो तो ध्यान रखना, आई कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सदिश राशि नहीं है। आई जो है वो मास का ही फॉर्म है। देखो लीनियर मोशन में जैसे मास होता है, ऐसे एंगुलर रोटेशनल मोशन में क्या होता है? आई होता है, जड़त्व आघूर्ण होता है। तो ये सीधा सीधा जुड़ता जाएगा। जितने भी मास है, जितनी भी डिस्टेंस है, उन सबका m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आपके पास आई नेट आ जाएगा। एक सवाल आपके सामने पेश है, एक स्क्वायर है मेरे पास ऐसा, ठीक है, इस स्क्वायर के 4 कोनों पर 4 ब्लॉक रखे हुए, इस स्क्वायर के 4 कोनों पर 4 ब्लॉक रखे हुए, और मुझे पूछा क्या है भाई? मुझे पूछा है कि इसका एक्स एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। क्या निकाल सकते हैं भाई? क्या निकाल सकते हैं या नहीं? बताइए।
बहुत सिंपल है भाई। देखो आपको एक्स एक्सिस के अराउंड निकालना है तो आपको इन चारों ब्लॉक का अलग अलग निकालना होगा और चारों को जोड़ना है। तो देखो इसकी तो एक्स से डिस्टेंस कितनी है, 0, तो r 0 है तो i भी कितना होगा, i1 0। इसके लिए i2 कितना हो जाएगा, इसके लिए भी सेम 0। इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो अगर इसकी भुजा की लंबाई या फिर साइड a है तो इसकी डिस्टेंस कितनी है a, और इसकी भी a, तो मैं लिखूंगा i इक्वल्स टू i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4। वहीं i1 कितना है 0, i2 भी कितना है 0 और i3 कितना है, तो i3 बहुत सिंपल सी बात है, देखो m और बीच की डिस्टेंस a, तो m a स्क्वायर। i4 भी सेम कितना हो जाएगा m a स्क्वायर, तो i नेट इक्वल्स टू कितना आ गया 2m a स्क्वायर। क्या बहुत सिंपल सी बात थी। क्या आगे बढ़ा जाए। देखो भाई अब फिर दो थ्योरम आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए। यानी कि अगर आपको किसी एक्सिस का पता हो और उसी के आसपास कोई और एक्सिस का आपको निकालना हो तो दो थ्योरम आती है जहां से आप निकाल सकते हैं। पहली थ्योरम आती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या फिर लंबवत अक्षों का प्रमेय। लंबवत अक्षों का प्रमेय क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले यह समझना होगा कि किसके लिए लागू होती है, तो ये लागू होती है ओनली 2D ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी एक प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट है उसके लिए लागू होती है, ठीक है। दूसरी चीज इसकी टर्म एंड कंडीशन है एक, तभी ये नियम आप लगा सकते हैं। क्या है टर्म एंड कंडीशन, किसके लिए तीनों एक्सिस जो हैं वो परपेंडिकुलर होने चाहिए। नाम ही है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के तीनों एक्सिस जो आप रिलेट करना चाहते हैं, देखो 3 एक्सिस होंगे या 2 एक्सिस होंगे, उसमें से कुछ का आपको पता होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट, ये समतल ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट में एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई होगा, एक जेड होगा। देखो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड, ये 3 एक्सिस है। तो इसकी रिलेशन, इसका भाई कहना ये टर्म एंड कंडीशन कि इसके तीनों एक्सिस एक तो लंबवत होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। दूसरी चीज कि ये तीनों एक ही पॉइंट पर क्रॉस करने चाहिए, यानी कि मैंने ये एक पॉइंट बना दिया, मान लो ये पॉइंट है, तो यहीं से x जाना चाहिए, यहीं से y जाना चाहिए और यहीं से z जाना चाहिए, तभी आप इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। और ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर ऐसा है तो वो जो आपने बताया वो जो ऑब्जेक्ट है उसके प्लेन में जो 2 एक्सिस है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन उस प्लेन के लंबवत जो एक्सिस है, परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके बराबर होगा। यानी कि ये आपने बना दिया x एक्सिस, सॉरी ये बना दिया x एक्सिस, ये बना दिया y एक्सिस, दिख रहा है भाई, और z एक्सिस ऐसा है। तो इस 2D ऑब्जेक्ट के प्लेन में जो 2 एक्सिस है x और y, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके z में जो एक्सिस है उसके बराबर होगा। ये बात बोली थी लंबवत अक्षय के प्रमेय में। उसके बाद आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो उससे भी सिंपल है, जो आप 2D 3D किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए लगा सकते हैं। ये होती है 2 पैरेलल एक्सिस के लिए, ठीक है। यहां पर क्या होता है भाई, यहां पर यह कहा जाता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका खुद के सेंटर ऑफ मास से जाने वाला कोई एक्सिस है, उसके अराउंड अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो उसके पैरेलल किसी एक्सिस के अगर निकालना हो तो बहुत सिंपल सी बात है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मास इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ICM प्लस MD स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं। अब हम अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए निकालना सीखेंगे, तो सुनना मेरी बात। अपने पास रिंग के लिए 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले, बट क्या हमें चारों याद करना नहीं, एक याद करना, बाकी के 3 में आपको निकालना सिखा दूंगा। सबसे पहला देखो 4 अपने पास हो सकते हैं, मेरे पास यहाँ रिंग अगर मुझे कहीं मिलेगी तो मैं आपको समझाऊंगा रिंग होता क्या है वो, बट मुझे पता है नहीं मिल पाएगी। चलो एक छोटी सी दूसरी रिंग आपके लिए लेके आते हैं। ये है भाई मेरे पास, देखो ये है मेरी रिंग, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ से बेंड हो रखी है पर ये रिंग ऐसा मान लो, ये रिंग है अपनी। तो इस रिंग के 4 एक्सिस पॉसिबल है। पहला, जो इसका प्लेन है उसके परपेंडिकुलर हो और उसके सेंटर से जाए। दूसरा, जो उसके सेंटर से तो जाए बट उसके डायमीटर के अलोंग हो, भाई ये इसकी डायमीटर है तो उसके अलोंग हो। तीसरा, जो उसके परपेंडिकुलर हो बट कहां से जाए, सेंटर से नहीं, उसकी परिधि या फिर पेरीफेरी से जाए, उसको टच कर टेंजेंट बनकर निकल जाए। और चौथा, डायमीटर के अलोंग हो और कैसी हो, उसके प्लेन में हो। ऐसी 4 एक्सिस हो सकती है, जो चारों मैंने बनाई है। पहला I1, दूसरा I2, तीसरा I3, चौथा I4, इस तरीके से। तो आपको एक याद रखना है कि इसकी मेन खुद की जो एक्सिस है, इसकी खुद की एक जो एक्सिस I1 जो है उसके लिए कितना होता है, आपको रिंग के लिए कितना याद रखना है भाई, mr स्क्वायर, बस ये याद रखना है आपको। रिंग, देखो रिंग सबसे छोटा और पहला आदमी है अपना, तो उसके लिए आपको mr स्क्वायर याद रखना है। तो सर अगर हमें इस एक्सिस के लिए अगर पता है तो हम इस एक्सिस का कैसे निकालेंगे, सुनना मेरी बात। मैं एक एक्सिस ऐसे भी बना देता, देखो ये एक्सिस जो है वही ये एक्सिस भी है, दोनों सेम ही है क्योंकि दोनों ही प्लेन में है और डायमीटर के अलोंग है। तो इसके लिए मैं इसको मैं मान लेता हूं I1, इसको मैं I2 और इसको मैं I3। याद कीजिए लंबवत अक्षों की प्रमेय क्या कहता था कि जो एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है
उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा, इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, I2 जो है वो भी इस रिंग को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है और I3 भी दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो I2 और I3 तो सर एक ही बात है, I2 जो है वो I3 के बराबर है, वो एक ही बात है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं I1 इक्वल्स टू 2I2 और आपको निकालना क्या था I2, तो I2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा I1/2। तो I1 कितना था mr स्क्वायर, तो क्या ये mr स्क्वायर बाई 2 आ गया? यस सर। तो हमें इस एक्सिस के लिए मिल गया था mr स्क्वायर, इस एक्सिस के लिए उसका जस्ट आधा मिलेगा mr स्क्वायर बाई 2। अब निकालना हमें किस एक्सिस के लिए? इस एक्सिस के लिए I3, यानी कि मुझे इस एक्सिस के लिए, मुझे इस एक्सिस के लिए निकालना है। सुनना मेरी बात, एक एक्सिस है जो यहां से ऐसे जा रहा है, उसका आपको पता है कितना है mr स्क्वायर। तो क्या मैं उसके पैरेलल में कोई एक एक्सिस है, उसके पैरेलल में अगर कोई एक्सिस है जो उससे r डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे रहेगी भाई? एक परिधि पे, एक सेंटर पे, तो कितनी डिस्टेंस पर रहेगी? r के बराबर, जो उसकी रेडियस है उसके बराबर डिस्टेंस पे रहेगी। तो क्या मैं निकाल सकता हूं I डैश, इसके लिए अगर मैं निकालना चाहूं या फिर I3 लिख लेता हूं, तो वो कितनी होगी? I1 प्लस mr स्क्वायर के बराबर होगी। तो क्या ये 2mr स्क्वायर आ गई? यस सर। क्या 2mr स्क्वायर आ गई? 2mr स्क्वायर। तो सुनना, दूसरी चीज एक ट्रिक याद रखना कि कोई परपेंडिकुलर एक्सिस जा रहा है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना होगा, उसी पॉइंट पर अगर आप डायमीटर के अलोंग निकालना चाहते हो तो उसका जस्ट आधा होता है। जैसे कि इसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर था, तो उसी के डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। वही यहां पर परपेंडिकुलर के लिए 2mr स्क्वायर था, तो यहां पर अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहां क्या आप आधा कर देंगे तो काम चल जाएगा? नहीं, यहां पर आपको थ्योरम लगानी पड़ेगी। कैसे लगानी पड़ेगी? सुनना भाई, यहां पर फिर वही बात है, एक तो है ये और दूसरा है ये। कैसे करेंगे देखना, अपने को ये एक्सिस था, उससे ये एक्सिस कैसे निकाला? I प्लस mr स्क्वायर से। वैसे ही आपको ये पता है, कितना पता है? mr स्क्वायर बाय 2। तो उसी में अगर आपको ये निकालना है तो ये भी r डिस्टेंस पर है, तो इसमें भी mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कितना आएगा? 3/2 mr स्क्वायर। तो ये रिंग का से मैंने सिखा दिया कि कैसे निकाला जाता है। अब डिस्क का देखो, डिस्क का ये है आपका कितना? mr स्क्वायर बाय 2। तो ये कितना होगा सर? क्या I2 इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाय 4 होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, रिंग के जैसा ही होगा। अब ये कितना होगा? तो mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर, तो I3 इक्वल्स टू क्या 3/2 mr स्क्वायर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। I4 कितना होगा? तो इसका प्लस mr स्क्वायर I4 हो जाएगा। तो क्या I4 इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर हो जाएगा? क्या रटना एक भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट रोड के लिए, तो सुनो भाई, रोड के लिए भी ध्यान रखना, जो उसके एक्सिस से, देखो ये है रोड, तो जो उसके सेंटर से जा रही है उसके लिए होता है mr स्क्वायर बाय 12। तो उसकी परिधि से जाने वाले के लिए कितनी होगी? एक एक्सिस है यहाँ, एक एक्सिस है यहाँ, तो इसका अपन को पता है mr स्क्वायर बाय 12। तो क्या इसका निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। mr स्क्वायर बाय 12 प्लस m इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? क्या l/2 है, टोटल लेंथ l है तो l/2 है, उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा mr स्क्वायर बाय 3। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, सॉलिड और होलो स्फीयर, तो आपको कंफ्यूज होता है। देखो सॉलिड के लिए भी दो एक्सिस होंगे, पहला जो उसके सेंटर से जा रहा है और दूसरा जो उसकी परिधि से जा रहा है। यहां भी सेंटर से और पेरिफेरी से, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता कि सॉलिड के लिए 2/5 mr स्क्वायर था या फिर होलो के लिए 2/3 mr स्क्वायर था, किसमें 3 था और किसमें 5 था, ये पता कंफ्यूज होता है। देखो सॉलिड मतलब बड़ा भारी आदमी है, मतलब वहां 5 था, होलो मतलब छोटा यानी कि 3 था। तो यहां आप याद रखना इसके लिए कितना है? 2/5 mr स्क्वायर। तो क्या मैं इसके लिए निकाल सकता हूं? यस सर, 2/5 mr स्क्वायर प्लस m, और दोनों एक्सिस पैरेलल है, बीच की डिस्टेंस r है, तो mr स्क्वायर, तो क्या आ गया मेरे पास? 7/5 mr स्क्वायर, 7/5 mr स्क्वायर। सेम इसके लिए 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 5/3 mr स्क्वायर। क्या मामला क्लियर है? क्या सभी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत आराम से, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं या नहीं? क्या सभी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत आराम से या बहुत आसानी से निकाल सकते हैं या नहीं? इसके अलावा देखो भाई, एक बेलन या फिर क्या कहते हैं सिलेंडर भी है, एक आयत भी है, बट उनके नहीं आते कभी। उसके बाद भी ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अभी भी आपको याद नहीं हो रहे, देखो मैंने तरीके से आपको याद करवाया, उसके बाद भी आपको याद नहीं आ रहा, तो आप इस चैनल पे आज या कल एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा, जहां वो रानी वाली जो ट्रिक है, उस ट्रिक से मैं सभी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद करवा दूंगा। एक लाइन है, एक सेंटेंस है, वो आपको याद हो गया तो आप सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। तो मैं वो वीडियो भी एक शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट में डाल दूंगा, ठीक है, तो देख सकते हैं वहां जाकर भी। बाकी इंस्टाग्राम पर भी रील की फॉर्म में मिल जाएगा। तो देखो
अब आता है रेडिएशन ऑफ गायरेशन या फिर गुणन त्रिज्या क्या होती है। तो देखो हर ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो सकता है, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट की रेडियस अलग अलग हो सकती है, बट गायरेशन जो है, रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो सेम होती है। और कोई भी ऑब्जेक्ट हो, देखो हर ऑब्जेक्ट के लिए आई का फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए mr²/2, किसी के लिए mr²/4, कुछ भी अलग अलग हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आई का फॉर्मूला। बट आर क्या है उसकी रेडियस, बट के क्या है उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन, और वो हमेशा हर ऑब्जेक्ट के लिए आई का फॉर्मूला सेम रहता है, आई इक्वल्स टू mk²। चाहे वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो, यहां पर उसका आई का फॉर्मूला mk² ही होगा। और अगर आपको k निकालना हो तो √I/m, एक बता देता हूं मैं, m मास और r रेडियस का एक होलो स्फीयर है। कौन सा है भाई? होलो, एक होलो स्फीयर है, उसके इस एक्सिस के अराउंड आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है। तो देखो भाई I इक्वल्स टू क्या होता है भाई? mk² होता है, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √I/m हो जाएगा। I कैसे निकालूंगा मैं? तो इस एक्सिस के अराउंड I कितना होता है? इस एक्सिस के अराउंड अपन को पता था कितना होता है भाई? 2/3 mr²। तो उसमें mr² जोड़ दो, अभी अभी अपन ने निकाला था, तो कितना हो जाएगा? 5/3 mr²। 5/3 mr² आ गया, तो वही यहां करना है, 5/3 mr²। ओपन इसका मास लिख लीजिए, m से m कैंसल, तो k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? r√5/3। ये सवाल नीट में बहुत बार आ रखा है रेडियस ऑफ गायरेशन से, तो ये निकालना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट दो कंसेप्ट समझना भाई। अगर 3 एक्सिस है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है गोला ही हो, उसके लिए 3 एक्सिस है, I1 जो उसके सेंटर से जा रही है, I2 उससे थोड़ी सी बाहर है, I3 और दूर है। तो जैसे जैसे हम I1 से I2 तक जा रहे हैं, इसकी डिस्टेंस क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे एक्सिस दूर होती जाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? बढ़ता जाता है, और वर्क भी बढ़ता जाता है। ये क्या है भाई? वर्क है, वर्क भी बढ़ता जाता है। वर्क मतलब इस एक्सिस के अराउंड, भाई इस एक्सिस का काम क्या है? इसके अराउंड इस गोले को घुमाना। तो इस गोले को घुमाने के लिए किया गया कार्य या फिर वर्क जो I1 के लिए सबसे ज्यादा, फिर I2 और फिर I3, ठीक है, सबसे ज्यादा I3 के लिए होगा, ये बात ध्यान रखना। दूसरी चीज, मैंने बोला कि ये कोई एक डिस्क है, मैंने बोला ये कोई एक डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क का मास m है, रेडियस r है, ठीक है, तो इसके 1/4 भाग 1/4 पार्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ये मेरा सवाल है। आप क्या करोगे सर? टोटल डिस्क के लिए इस पूछा किसके? इस एक्सिस के अराउंड। टोटल डिस्क के लिए इस एक्सिस के अराउंड कितना होता है सर? mr²/2 होता है सर, और ये 1/4 पार्ट है, तो 1/4 कर देंगे तो mr²/8 आ जाएगा सर। तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी छोटा पार्ट हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे ऑब्जेक्ट का जो था वही रहता है, यानी कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस 1/4 पार्ट का, वो भी mr²/2 ही रहेगा। आधा होगा तो भी mr²/2 रहेगा, पूरा होगा तो भी mr²/2 रहेगा, ऐसे कोई कटेगा नहीं। तो ये अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे कंसेप्ट कवर कर लिए। अब हम बढ़ेंगे बल आघूर्ण या फिर टॉर्क क्या होता है। तो देखो, जैसे लीनियर मोशन में हमारे पास फोर्स F होता था, वैसे यहां टॉर्क टो होगा। तो टॉर्क निकालेंगे कैसे सर? तो टॉर्क का सिंपल सा फॉर्मूला है R×F, यानी कि R डिस्टेंस और फोर्स, यानी कि टॉर्क क्या होता है भाई कि ये कोई एक्सिस है, उसके अराउंड इस पॉइंट पर अगर आप ऐसे फोर्स लगा रहे तो टॉर्क कितना होगा? तो उस फोर्स इंटू उसके R का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है टॉर्क। तो देखना भाई, ये एक पॉइंट है P या फिर X मान लो या A मान लो, A पॉइंट पे F फोर्स इधर लग रहा है, तो मुझे टॉ निकालना है। क्या करूंगा? R×F, R आपको जो दे रखा है क्रॉस F कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बट इस मेथड को करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें R कैसे निकालते हैं वो बतानी पड़ेगी। तो एक सिंपल मेथड मेरे पास और है, समझना। आपको ये समझ में आ गया तो ये एंगुलर मोमेंटम ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, जैसे कि इस पॉइंट से, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस दे रखी है आपको R, और थीटा एंगल बना रहा है ऐसा बोला है, तो आपको टॉ लिखने के लिए कुछ उल्टी सीधी गणित नहीं लगानी है। देखो, आप चाहो तो टो R sin थीटा भी लिख सकते हैं, टो इक्वल्स टू RF sin थीटा भी लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, ये जो फोर्स है वो, और ये जो एक्सिस है, जो एक्सिस है उस एक्सिस से जो लाइन निकल कर आ रही है, उस एक्सिस से जो लाइन निकल कर आ रही है, उस लाइन से इस फोर्स, देखो ये एक्सिस है और ये फोर्स है, तो इस फोर्स के पैरेलल वो लाइन जो इस एक्सिस को पास कर रही है, भाई ये फोर्स की लाइन है, इस फोर्स के पैरेलल एक्सिस की वो लाइन जो इसके पैरेलल है। देखो, एक्सिस की एक लाइन ऐसी भी हो सकती थी, ऐसी भी हो सकती थी, पर ऐसी लाइन जो इस फोर्स के पैरेलल है, ऐसी आपको दो लाइनें खींच देनी है। और इन दो लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दो लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस इंटू आपको फोर्स कर देना है। वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अगर ये R है, अगर ये R है तो ये R cos थीटा हो जाएगा, ये R sin थीटा, तो ये R sin थीटा, ये भी R sin थीटा, तो R sin थीटा इक्वल्स टू R परपेंडिकुलर। तो हम डायरेक्ट भी ऐसा लिखते हैं कि टो इक्वल्स टू F इंटू R परपेंडिकुलर। वैसे ही देखो, यहां जैसे
लीनियर मोशन में P होता था, वैसे यहाँ क्या होता है L होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग। तो L इक्वल्स टू R क्रॉस P होता है, जैसे वहां R क्रॉस F था, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। बट अगर आपको P दिया जाए कि कोई पार्टिकल है m मास का जो v वेलोसिटी से यहां चल रहा है, तो इसका लीनियर मोमेंटम तो P हो गया। अब सुनना, अब आपको पूछा जाए कि इस पॉइंट से एक्सिस जा रहा है, इस पॉइंट से एक्सिस जा रहा है, तो मुझे L निकाल के बताइए। तो आपको क्या करना है, P की डायरेक्शन जो है वहां एक लाइन बना दीजिए, ठीक है, और एक्सिस के जस्ट पैरेलल, मतलब P के जस्ट पैरेलल एक्सिस से जाने वाली एक लाइन बना दीजिए, और इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकाल लीजिए। अगर ये r है तो ये r sin थीटा और ये भी r sin थीटा, तो वही काम जो अपन ने वहां किया था वो यहां करना है। दूसरी चीज P इक्वल्स टू mv होता था, L इक्वल्स टू क्या होगा, ओमेगा i हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल से आपको और समझ में आएंगे चीजें। देखो, एक पॉइंट प्रोजेक्टाइल, एक मास m जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर। आपको इस पॉइंट पर टो निकालना है और इसी पॉइंट पर L भी निकालना है। लो, बना दिया सवाल सबसे तूफानी। कैसे निकालेंगे, सुनना, मैंने कहा पहले टो निकाल लेते भैया, तो ये है अपने पास m मास का आदमी। अब सुनना, इस पे फोर्स कहां लग रहा होगा, अक्सर एक ही फोर्स लग रहा है नीचे, वो है mg। अब आपका पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये है, तो फोर्स लग रहा है यहां, तो मैंने लो यहां पर एक लाइन बना दी, ठीक है, और इसी के पैरेलल एक्सिस से जाने वाली एक लाइन बना दी, ये बना दी। अब मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई में फोर्स, टो मतलब कुछ नहीं करना है, अब ये जो फोर्स है उसका मल्टीप्लाई इस आर परपेंडिकुलर से कर दो। अब मुझे आर परपेंडिकुलर कैसे मिलेगा, क्या ये आर परपेंडिकुलर ये वाली डिस्टेंस है, क्या यही आर परपेंडिकुलर है, क्या मुझे ये टोटल डिस्टेंस पता है, ये टोटल डिस्टेंस क्या होती है, रेंज। तो क्या मैं टो इक्वल्स टू एम जी इंटू रेंज बाई 2 लिख दूं, क्या मैं टोटल डिस्टेंस इक्वल टू एम जी ओपन रेंज बाई 2 लिख दूं। रेंज कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको 2D मोशन में सिखा रखा है। अब जैसे कि आपको पूछ लिया भाई, देखो टो निकालने का ये सबसे सस्ता तरीका है। बाकी तो देखो, आप अगर वो आर क्रॉस एफ याद रखते तो आर निकालते, एफ निकालते, फिर साइन थीटा निकालते, फिर क्रॉस निकालते, बहुत बड़ी झंझट है। अब वहीं देखो, ये अपने पास पार्टिकल एम था, अब अपन को क्या निकालना है, इसकी एंगुलर मोमेंटम। तो ये आदमी v वेलोसिटी से यहां जा रहा होगा, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, u cos थीटा के बराबर होती है। देखो, अगर यहां u है तो यहां u cos थीटा के बराबर होती है। तो सुन मेरी बात, क्या करना है, ध्यान से सुनना भाई, क्या करना है, ये वाला जो है वो v की डायरेक्शन है, यही p की भी डायरेक्शन होगी। तो p की पैरेलल में ही, p के पैरेलल में ही आपको एक और लाइन बनानी है जो कहां से गुजरे, इस एक्सिस से गुजरे, और आपको ये डिस्टेंस निकाल देनी जो r परपेंडिकुलर होगा। और ये डिस्टेंस क्या h मैक्स के बराबर होगी, क्या h मैक्स के बराबर होगी, यस सर। तो अगर मैं l लिखना चाहूं तो u cos थीटा, देखो m u cos थीटा, m v के बराबर होता है ना, तो m u cos थीटा इंटू h मैक्स लिख दूं क्या, h मैक्स का फॉर्मूला आपने 2D मोशन में पढ़ रखा होगा। तो ये कोई भी क्वेश्चन हो, बहुत आसानी से आप इस तरीके से टो और l निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और सवाल देखना, एक और सवाल, इस टाइप के सवाल आपको जो बैलेंस वाले वो बहुत देखने को मिलते हैं। बोला है एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और A और B ऐसे पॉइंट है जहां पे इसको सपोर्ट देकर बैलेंस किया गया है। A तो यहाँ इनिशियल पर है और B जो है वो x डिस्टेंस पर। ऐसे क्वेश्चन नीट 2025 में भी आया था और अक्सर आते हैं। आपको पूछा है नॉर्मल फोर्स ड्यू टू A एंड B, यानी कि A जो है वो यहाँ ऊपर कोई न कोई नॉर्मल फोर्स NA लगा रहा होगा और ये कोई न कोई नॉर्मल फोर्स NB लगा रहा होगा। तो ये दोनों की वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला है। तो ऐसे सवालों को करने का तरीका देखना भाई। सबसे पहले अपन ने बना दी क्या, रोड। इस रोड की लेंथ कितनी है भाई, L। तो इस लेंथ से आधी डिस्टेंस पर, यानी कि L/2 पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास, और वहां से एक फोर्स नीचे लगेगा कितना, mg। क्या मेरी बात क्लियर है, यस सर। अब यहां बना हुआ है एक ये छोटा a और यहां बना हुआ है एक ये छोटा b। अब मैं यहां से डिस्टेंस लिख रहा हूं, तो यहां से क्या a की डिस्टेंस जो है वो तो 0 है। सबसे पहले आपको टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं वो निकालने होंगे। एक फोर्स mg तो लग रहा है नीचे, दूसरा फोर्स लग रहा है ऊपर, कौन सा फोर्स लग रहा है, NA, और तीसरा फोर्स लग रहा है ऊपर NB, और NA और NB की मुझे इक्वेशन निकालनी है। तो ये है साम्य अवस्था, ये इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में क्या होता है माय डियर फ्रेंड, कि टोटल जो फोर्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं या फिर जीरो होते हैं। नेट फोर्स जो होता है वो जीरो होता है, नेट टो जो होता है वो जीरो होता है। तो सुनना, आप क्या करेंगे, अपन यहां से ये जानते हैं कि NA प्लस NB इक्वल्स टू कितना होता है, mg। तो अपन को इतना पता है कि नेट फोर्स की वैल्यू टोटल जीरो होती है और ऊपर लगने वाले फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होते हैं। तो सेम जैसे एफ नेट इक्वल्स टू जीरो होता है, वैसे ही टो नेट इक्वल्स टू भी कितना होता है, जीरो होता है। ये बात आपको समझनी है। अब आपको तीनों के लिए टो लिखना है। सबसे पहले मैं लिखूंगा टो 1 इसके लिए। तो टो के लिए तो सर हमें एक्सिस चाहिए, जब तक एक्सिस नहीं पता है तब तक हम टो नहीं लिख सकते। तो आपकी जहां मर्जी करे, आपकी जहां मर्जी करे वहां एक्सिस मान लीजिए, और मैं एक्सिस ऐसी जगह पर मानूंगा जहां ऑलरेडी एक फोर्स लग रहा है। क्योंकि सुन भाई,
जहां फोर्स लग रहा है अगर वही उसके ऊपर ही एक्सिस है, यानी कि आर कितनी हो जाएगी 0, यानी कि एक टो अपन को कम निकालना पड़ेगा। तो मैंने ए पर ही क्या मान लिया, इस एक्सिस को, ए पर ही मैंने क्या मान लिया, इस एक्सिस को, यानी कि यहां से तो आर बराबर 0 है, तो टो 1 इक्वल्स टू भी कितना होगा 0। भाई आर कुछ है ही नहीं, टो 1 का मतलब क्या है, एन ए इंटू आर, एन ए तो लिख दिया पर आर 0 है, वही मैं टो 2 लिखना चाहूंगा इसके लिए, तो कैसे लिखूंगा देखना भाई, एम जी इंटू डिस्टेंस कितनी है, इसके अराउंड एक लाइन बना दो और ये लाइन है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस l/2, तो ये मैंने लिख दिया l/2, टो 2, टो 3 अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, ये डिस्टेंस कितनी है वो मुझे निकालनी पड़ेगी, तो टोटल l है और यहां से यहां की डिस्टेंस x थी, तो ये क्या l माइनस एक्स हो गई, यस भैया, तो मैं यहां लिख दूंगा nb इंटू l माइनस एक्स, nb इंटू l माइनस एक्स, तो ये मेरे पास टो 1, टो 2, टो 3 तीनों आ गए। अगर मैं इनकी इक्वेशन बनाकर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, सुन मेरी बात, अब टो की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं मेरी बात सुनना, तुझे ये फोर्स जो है, तुझे ये फोर्स की जो लाइन है देख, टो 1 तो 0 थी, इसकी तो डायरेक्शन होगी नहीं, टो 2 और टो 3 की डायरेक्शन निकालनी है, तो कैसे निकालते समझना, तुझे ये जो फोर्स लग रहा है मैं यहां समझाता हूं भाई, मान ले ये है अपना एक्सिस, ठीक है, और यहां लग रहा है नीचे mg और यहां लग रहा है ऊपर nb, तो तुझे क्या करना है, ये जो फोर्स का एरो है वहां से एक गोला बनाना है, एक गोला इस साइड और एक गोला इस साइड, ठीक है। अब देखना कि दोनों में से कौन से गोले के अंदर एक्सिस आ रहा है, तो एक्सिस इसमें आ रहा है और इसमें तू किस डायरेक्शन में घुमाता, सर क्लॉकवाइज घुमाता, यहां कैसे घुमाता, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, टो 1 की डायरेक्शन तो हो गई अपने पास क्लॉकवाइज, वही इसका बना, एक गोला बना दिया ऐसा, एक गोला बना दिया ऐसा, किस गोले के अंदर आ रहा है एक्सिस, क्या एंटी क्लॉकवाइज वाले में आ रहा है, तो टो 2 इक्वल्स टू कितना आ गया, क्या एंटी क्लॉकवाइज आ गया, तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान ले, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान ले, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी कि टो 2 प्लस टो 3 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो टो 2 इक्वल्स टू टो 3 हो जाएगा, ठीक है भाई, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसको यहां लेके आ गया। अब टो 2 कितना है, mgl/2 इक्वल्स टू nbl माइनस एक्स। अब सुन, na प्लस nb इक्वल्स टू mg, ये तो है अपनी इक्वेशन 1 और ये है अपनी इक्वेशन 2। अब यहां से इन दोनों को सॉल्व कर कर तो na और nb का मान बहुत आराम से निकाल सकता है, ठीक है। ये तुझे दूसरा तरीका बता दिया मैंने कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़े क्या भाई, अब हम पढ़ेंगे टो पढ़ लिया, एल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एनएलएम फॉर रोटेशनल मोशन। एनएलएम हम पहले लीनियर मोशन के लिए पढ़ चुके हैं, अब रोटेशनल मोशन के लिए कुछ नहीं करना है, जो जितने फॉर्मूले जितने कंसेप्ट तूने वहां पढ़े थे वही सारे यहां भी अप्लाई करना है, बट वहां की जो क्वांटिटी थी वो और यहां की क्वांटिटी जो है वो अलग अलग है। जैसे कि वहां पर तू क्या मानता था, एक मिनट रुकना भाई, शर्ट का बटन ज्यादा ही खुल गया ऐसा लग रहा है भाई सर को। तो देखो वहां पर तू फोर्स लिखता था, यहां तुझे टो लिखना है, वहां तू पी लिखता था, यहां तुझे एल लिखना है, वहां एम को आई लिखना है, यहां वी को ओमेगा लिखना है। वैसे ही जो डिस्प्लेसमेंट है उसको यहां थीटा लिखते हैं, वेलोसिटी को यहां ओमेगा लिखते हैं, एक्सेलरेशन को यहां अल्फा लिखते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वहां भी वही लिखते थे, यहां भी वही लिखते हैं, ठीक है। तो सुनना, पहला फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी रहता था, यहाँ टो इक्वल्स टू डीएल बाई डी टी, F इक्वल्स टू एम रहता था, यहाँ टो इक्वल्स टू आई अल्फा आ जाएगा। अब एक सवाल है, अब एक रोड है जिसके मास m है, लेंथ l है, इसको इस पॉइंट के मतलब इसकी परिधि पर जो पॉइंट है, पेरीफेरी पे जो पॉइंट है, वहां पर एक एक्सिस के अराउंड अगर इसको फिट कर दिया है, ठीक है, हिंज कर दिया और इसको छोड़ दिया, तो क्या पूछा भाई, इसका अल्फा पूछा है। तो अल्फा कैसे निकालेंगे, तो सर हमें पता है F इक्वल्स टू क्या होता है m है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, टो इक्वल्स टू क्या, मैं टो इक्वल्स टू क्या, मैं आई अल्फा लिख सकता हूं, यस सर। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या, मैं टो अपन आई लिख सकता हूं, यस सर। तो किसी भी एक्सिस के लिए अगर इसके बीच में से एक्सिस जा रही है तो ml स्क्वायर बाय 12 होता है, इसके लिए कितना होगा, ml स्क्वायर बाय 3। तो आई तो हमें पता है ml स्क्वायर बाय 3। टो कैसे निकालेंगे, यहां नीचे एक फोर्स लग रहा होगा mg और ये है अपना एक्सिस, ये है अपना एक्सिस की लाइन, ये है mg की लाइन, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, l/2। तो टो में कैसे निकालूंगा, mg इंटू l/2, तो अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा mgl/2 और ये आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 3। इसको सॉल्व करिएगा, अल्फा आपके सामने आ जाएगा, बहुत आसानी तरीके से आपको समझाया है। पुली वाले क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है, बहुत सिंपल है, पुली वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। सुनना, ऐसा पुली वाला सवाल देखने को मिलता है, बोला m1 जो है वो m2 से ज्यादा है, यानी कि m1 a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, m2 a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। कुछ ना कुछ मास, रेडियस या फिर आई इसका भी दे रखा होगा, आपको कुछ नहीं करना है, ये रस्सियों को गायब कर M1 को यहां से चिपका के रख देना, M2 को यहां से चिपका के रख देना। अब
सबसे पहले वहां क्या निकालते थे, एनएलएम में एक्सेलरेशन निकालते थे, वैसे ही यहां क्या निकालेंगे अपन, अल्फा निकालेंगे। अल्फा कैसे निकालेंगे, तो वहां पर अपन ए जो है वो कैसे निकालते थे, एफ नेट अपन एम टोटल, तो वहीं यहां पर एफ नेट की जगह क्या लिखेंगे, टो नेट। अब टो नेट कैसे निकालेंगे, सुनना भाई, टो नेट, तो टो दो बल के कारण होगा, एक यहां लग रहा होगा m1g और एक यहां लग रहा होगा m2g। क्या ये दो फोर्स लग रहे होंगे, तो एक अपन ने ये एक्सिस के पैरेलल लाइन यहां बना दी, एक यहां बना दी, तो अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्या रेडियस r के बराबर हो जाएगी, क्या ये भी रेडियस r के बराबर हो जाएगी, तो ये है अपने पास टो 1 माइनस टो 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, टो 1 कितना हो जाएगा, टो 1 हो जाएगा m1g इंटू आर माइनस m2g इंटू आर, तो ये तो आ गया मेरे पास क्या, टो आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, टो आ गया। अब मुझे आई टोटल लिखना है, तो सबसे पहले एक्सिस अपनी यूं जा रही है, तो ये भाई एक क्या है, डिस्क है, ये क्या है भाई, डिस्क है, तो डिस्क के बीच से जो एक्सिस जा रही है, इन यहां पर देखो टो केवल इन दो मास के कारण होगा, बट आई जो है वो 3 के कारण होगा, इसका भी और इसका भी। अगर इसका मास और रेडियस नहीं दे रखी है तो रिंग माननी है, नहीं अगर कुछ नहीं दे रखा छोड़ देना, बट दे रखा होगा क्वेश्चन में हमेशा, रोटेशनल के मोशन में इसमें हमेशा दे रखा होगा। तो क्या करना है, देखो ये डिस्क है, तो डिस्क के लिए मैं क्या लिखता हूं, mr² 2 लिखता हूं, फिर इसका निकालना है मेरे को, तो इसका कितना होगा, ये एक्सिस है, वहां से अगर कोई भी मास आर रेडियस पर है तो उसको क्या मैं सीधा mr² लिखता हूं, यस सर, वही सेम mr² इसका भी होगा, एक m1r², एक m2r²। तो ये मैंने अल्फा लिखना सीख लिया, और अल्फा लिखना सीख लिया तो बाकी आपको जो भी पूछा वो आप इससे निकाल सकते हैं। भाई अल्फा निकाल लिया तो फिर अगर टेंशन टी पूछ लिया जाए तो भी तुम निकाल सकते हो, मेनली अल्फा ही पूछा जाएगा जो आपको निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट वर्क एनर्जी पावर फॉर रोटेशनल मोशन, एनएलएम पढ़ लिया, अब वर्क एनर्जी पावर पढ़ते हैं, जो बहुत सिंपल सी बात है। देखो वहां पर W इक्वल्स टू क्या होता था, F.ds, तो यहाँ F की जगह टो और S की जगह क्या थीटा, तो डी थीटा। W इक्वल्स टू F.s होता था, तो यहाँ पर टो डॉट थीटा। W ऑल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता था, UI प्लस KI UF प्लस KF के बराबर होता था। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं भाई, केवल उनका कन्वर्जन बता रहा हूं। बस एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh ही होती है, इसको आप igh मत लिख देना, mgh ही होती है, ठीक है। और स्प्रिंग के लिए हाफ kx² ही होती है, ये बस ध्यान रखना, केवल पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है। उसके बाद अपन ने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा था, P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m1v डैश इक्वल्स टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश, ये पढ़ा था। वही यहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में m की जगह i और v की जगह ओमेगा था, i1 ओमेगा 1 प्लस i2 ओमेगा 2 इक्वल्स टू i1 ओमेगा 1 डैश प्लस i2 ओमेगा 2 डैश। इस तरीके से अपन लिखेंगे। और ऐसा सवाल एक आपको अक्सर देखने को मिलता है, क्या बोला है भाई, एक डिस्क थी या फिर रिंग थी, ऐसा मान लो, कुछ भी मान लो, क्या मानना बताओ, डिस्क मान लिया, लो भैया डिस्क मान लिया, एक डिस्क है जो ओमेगा से अपने एक्सिस के अराउंड, मेन एक्सिस के अराउंड घूम रही है, ये उसका एक्सिस है और ऐसी डिस्क है, तो ये घूम रही है, ये मेन एक्सिस है I1 है, इसके अराउंड घूम रही है, ठीक है। अब आपने m0 और m0 दो ब्लॉक को, या फिर दो आदमी है m0 और m0, पहले भाई ये डिस्क थी ऐसी जो घूम रही थी किससे, ओमेगा से। अब मैंने बोल दिया कि दो आदमियों को मजा आने लग गया, इस पे घूमने का मन कर दिया, तो m0 मास के और m0 मास के दो जुड़वा भाई इस पर आकर खड़े रह गए। अब ये जो घूमेगा वो ओमेगा डैश से घूमेगा, तो आपको ये ओमेगा डैश पूछा जाएगा। कुछ नहीं करना है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर दो। पहली कंडीशन के लिए जो लीनियर मोमेंटम L1 है वो कितना होगा, I ओमेगा, ठीक है। तो I कितना होगा डिस्क के लिए, क्या mr² 2 होगा इंटू ओमेगा। इसके लिए L2 लिखिए, तो L2 कितना होगा भाई, L2 आ जाएगा अब 1 2 और 3 के लिए, तो इसके लिए लिखूंगा मैं m0 ओमेगा डैश प्लस m0 ओमेगा डैश प्लस, इसके लिए क्या लिखूंगा भाई, I, देखो सॉरी, इसके लिए मुझे I लिखना है, तो कितना लिखूंगा, एक m0 पार्टिकल जो एक्सिस से r डिस्टेंस पर है, तो कितना हो जाएगा m0 r² इंटू ओमेगा डैश प्लस, इसके लिए भी m0 r² इंटू ओमेगा डैश प्लस, इस डिस्क का आप मुझे लिखना है, तो डिस्क तो अभी भी mr² 2 इंटू ओमेगा डैश। देखो भाई इसका I लिखा m0 r², इसका भी I लिखा m0 r², तीनों का भाई तीनों एक साथ घूम रहे, तो तीनों की एंगुलर फाइनल वेलोसिटी तो सेम होगी। अब यही अपन को निकालना है, कुछ नहीं करना है, आप mr² 2 इंटू ओमेगा को इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 m0 r² प्लस mr² 2, ठीक है, और ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश निकालने के लिए ये पूरा इसके नीचे ले जाकर सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस टाइप के सवालों को करना है। समय 5 मिनट ज्यादा हो चुका है, पर 5-10 मिनट का समय मैं और लूंगा आपसे, इस चैप्टर को पर बहुत अच्छे से समझेंगे अपन। लास्ट टॉपिक आता है रोलिंग मोशन।
क्या होता है भाई रोलिंग मोशन? तो देखो सिंपल सी बात है, आपके पास रोलिंग मोशन दो पूछे जाते हैं। एक तो प्योर, देखो हमेशा पूछा प्योर रोलिंग मोशन या शुद्ध घूर्णन गति ही पूछा जाएगा। अब दो टाइप के होते हैं, पहला होता है इंक्लाइन प्लेन पर और दूसरा होता है नॉर्मल प्लेन पर। तो आपको नॉर्मल प्लेन ही पढ़ना है, इंक्लाइन वाला जेई में आता है, यहां ज्यादा नहीं आता है। फिर कुछ उठपटांग पूछ लिया तो आता है। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं तो मैं कहूंगा छोड़ दीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। बट अगर आप पहले से फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ रखे तो अपने जहां से भी पढ़ रखा वहां से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहां अभी उसको स्किप कर रहा हूं, बट नॉर्मल रोलिंग मोशन में आपको सिखाऊंगा। तो रोलिंग मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका खुद का तो जो सेंटर ऑफ मास है उसका लीनियर मोशन आगे की ओर v वेलोसिटी से, और उस वस्तु का उस एक्सिस के अराउंड क्या रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल और लीनियर दोनों के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्योर रोलिंग मोशन क्या होता है। तो प्योर रोलिंग मोशन के लिए वो ऑब्जेक्ट जिस सरफेस पे घूम रहा है उसका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है वो हमेशा रेस्ट पे रहता है, उसकी वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है। तो अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है तो ये जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर के बराबर हो जाएगी। अगर आपको बोल रहे कि ये जो कांटेक्ट पॉइंट है उससे x डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट P है, वहां वेलोसिटी निकालिए तो ओमेगा इंटू एक्स लिख देना r की जगह। दूसरी चीज, अब मेन क्वेश्चन जो हमें पूछा जाता है वो है प्योर रोलिंग मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। आपको लीनियर मोशन की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है हाफ mv स्क्वायर और रोटेशनल मोशन की लिखनी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो लीनियर मोशन और इन दोनों के लिए निकाल सकते हैं, एक एग्जांपल से देखना। एक डिस्क है m और r, v वेलोसिटी से प्योर रोलिंग मोशन कर रही है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो क्या करूंगा मैं? हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो सुनो, v तो मेरे को दे रखा है, ओमेगा नहीं दे रखा है, तो इस ओमेगा को मेरे को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? क्या मैं v इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? ओमेगा इंटू आर। v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर लिख सकता हूं। तो बस मुझे इसको रिप्लेस करना है, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ आई को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? डिस्क के लिए आई कितना होगा? डिस्क के लिए आई हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा की जगह मैं क्या लिखूं? v स्क्वायर ओपन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, तो ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3/4 एम वी स्क्वायर। तो ये आ गई इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसके ऊपर सवाल आपको अक्सर देखने को मिलता है और अपन ने रोटेशनल मोशन के पूरे कंसेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा। मेरा पढ़ाने का तरीका, जो मेरा कंसेप्ट है, मेरा समझाने का तरीका बिल्कुल दूसरे लोगों से अलग है। ऐसा शायद मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन में किसी ने समझाया होगा या फिर किसी ने पढ़ाया होगा। तो अगर आपको पहले से बहुत अच्छा आता है तो मैं नहीं कहूंगा कि आप अपना तरीका चेंज कीजिए, बट वास्तव में मेरे इन मेथडों से आपको मदद मिली है तो इनका यूज कीजिए। आपके सवाल बहुत रफ्तार और बहुत तेजी से बनने लगेंगे और बहुत आसानी से बनने लगेंगे। आपको कभी सवालों को देखकर डर नहीं लगेगा कि अरे पुली वाले सवाल आ गए, यार कुछ मत कर, रस्सी हटा, दोनों को साइड में लगा, काम शुरू कर दे अपना, ठीक है। तो यही अपना तरीका है। बाकी वर्क एनर्जी, पावर और एनएलएम के जितने कंसेप्ट अपन ने पहले पढ़े थे वो सारे के सारे यहां भी यूज होंगे, बस देखने का नजरिया अपना चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा एक साथ खत्म कर देंगे, 1 घंटे का समय लूंगा, एक साथ पूरा खत्म कर देंगे। खत्म सेंटर ऑफ मास और ये दोनों करने थे रोटेशनल साथ में, पर ये साथ में नहीं कर पाए तो उसको कर लेंगे साथ में, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा, इस मेहनत को अप्रिशिएट जरूर करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।